हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जनसत्ता का ये संपादकीय है साझेदारी की राह, इसको पढ़ रहे हैं। शुल्क के संघर्ष बढ़ने के बीच भारत और जापान ने अपनी विशेष राजनीतिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ़ करने की वास्ते अगली 10 वर्ष के लिए साझेदारी का एक नया खाका तैयार किया है। इसमें रक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, दवा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा ढांचा शामिल है। इसके तहत कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जिसमें न केवल साझा हित निहित है बल्कि वैश्विक कारोबार में भी दोनों देशों की साख मजबूत होगी। खासकर अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% शुल्क से निपटने के उपायों के बीच जापान से यह साझेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत व्यापार के वैकल्पिक रास्ते खोजने में जुटा है और जापान के साथ समझौतों को इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका की शुल्क नीति से जापान भी अछूता नहीं है और ऐसे में वह भारत को उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। अमेरिकी शुल्क को निष्प्रभावी करने की कोशिशों के तहत भारत ने 40 देशों के साथ व्यापारिक संवाद का अभियान शुरू किया है। जापान भी उनमें से एक है। विभिन्न समझौतों के तहत जापान ने भारत में एक दशक के भीतर 10,000 अरब यानी 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी कामगारों को एक दूसरे के यहाँ आसानी से आने जाने एवं काम करने का मौका देने को लेकर भी एक कार्य योजना बनी है। माना जा रहा है कि इससे 5 लाख भारतीय प्रशिक्षित कामगारों के जापान जाने का रास्ता खुलने की उम्मीद है। एक समझौता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच चंद्रमा के लिए संयुक्त अन्वेषण मिशन में सहयोग को लेकर हुआ है। दरअसल भारत जापान की साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। मजबूत लोकतंत्र एक बेहतर दुनिया को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जापान की तकनीक भारतीय प्रतिभा का संयोजन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नए आयाम को आकार दे सकता है। रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग परस्पर आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने पेरिस समझौतों के तहत कार्बन क्रेडिट व्यापार पर एक साथ काम करने के लिए भी समझौता किया है। इस कदम से भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों के लिए धनराशि और प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिल सकती है। जापान के साथ व्यापार, नवोन्मेष और उद्यमिता आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावना है। नव उद्यम और प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा जैसी भविष्योन्मुखी क्षेत्र भी परस्पर लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस तरह की संभावना को तलाशना इसलिए भी जरूरी है ताकि अमेरिका शुल्क नीति जैसे और कोई दबाव भविष्य में भारत पर असर न डाले। प्रधानमंत्री मोदी अब चीन की यात्रा पर हैं। उम्मीद है कि वहां भी द्विपक्षीय व्यापार को लेकर सार्थक बातचीत होगा। वैसे तो भारत चीन के रिश्ते परंपरागत रूप से अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिकी शुल्क के मुद्दे पर दोनों देश बीच एक मंच पर आ गए हैं और इस मसले के रूप में भारत के साथ हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों आर्थिक शक्तियों का आपसी संवाद वैश्विक उथल पुथल के बीच नए समीकरणों को आकार दे सकता है। अगला इस संपाद की राष्ट्रीय सहारा है जापान के साथ अहम संबंधित सेम थिंग है। अभी जो जनसत्ता का जुड़ी थे उस पर के बारे में जापान ने भारत में एक दशक 10,000 अरब यानी 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है और दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में 10 वर्षीय बड़ी रूपरेखा भी तैयार की है। दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों और दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान ने यह फैसला व्यापार और शुल्क पर अमेरिकी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के चलते वैश्विक पटल पर मची उथल पुथल के बीच किया है। भारत जापान और विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के बीच शिखर वार्ता के बाद हुई थी। मोदी दो देशों
जापान और चीन की अपनी यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंचे थे, जहां जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता हुई थी। शिखर वार्ता के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की निर्बाध और खुले हिंद महासागर की अवधारणा और इस बाबत भारत की सोच में गहरा सामंजस्य है। विजन महासागर और हिंद महासागरों की पहल से भारत की सोच मुखर होती है। दोनों देश शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत और व्यापक संबंध भी हैं। इसके चलते दोनों देशों को अपने साझा उद्देश्यों को अभिव्यक्त देने के लिए हिंद प्रशांत देशों में से कुछ के साथ बहुपक्षीय प्रारूपों में संवाद करने में मदद मिलती है। बेशक भारत और जापान ने अपनी विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी में एक नए सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत जापान की साझेदारी न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता ने वर्ष जापान और भारत का परस्पर सहयोग बढ़ाना और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौते इस तथ्य के लिए तस्दीक होते हैं। मजबूत लोकतंत्र बेहतर दुनिया को आकार देने में स्वाभाविक साझेदार होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दो प्रमुख एशियाई देशों की इस यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है टैरिफ को लेकर के। ऐसे में अमेरिका भारत जापान के बीच साझेदारी का फैसला बेशक आश्वस्त करने वाला है। लाइव हिंदुस्तान.com का है, चीन में नई मिठास, संपादकीय है ये। बरसों बाद भारत और चीन की एक तरह की अनुकूलता का माहौल स्वागत योग्य है। चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर पर आमने सामने की वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने माना है कि हाथी और ड्रैगन का साथ साथ चलना जरूरी है। खासतौर पर चीन की ओर से यह बात समझने की कोशिश हुई कि दोनों देश परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास में साझेदार हैं। वास्तव में भारत की चीन के प्रति सद्भावना सदैव रही है, पर चीन की ओर से ही नाना प्रकार की आक्रामकता का दुखद इतिहास रहा है। बीजिंग में खुशनुमा बातचीत के बावजूद इस आक्रामक को भुलाया नहीं जा सकता। जिनपिंग के अच्छे उद्गार उम्मीद जरूर दिखाते हैं। ड्रैगन अब हाथी के महत्व को नए सिरे से स्वीकारना चाहता है। जिनपिंग की यह भावना स्वागत योग्य है। चीन और भारत दो सबसे सभ्य देश हैं। हम हम दुनिया के दो सबसे आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। हमारा दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के 2 अरब 80 करोड़ लोग इन दोनों देशों में ही रहते हैं और दोनों के बीच शांतिपूर्ण संबंध जरूरी है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बहुत जरूरी है। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। चीन की तेज तरक्की काबिले गौर है और विश्व स्तर पर भारत को भी नज़रअंदाज नहीं किया सकता। दोनों देशों के बीच मतभेद रह सकते हैं, मगर उन्हें विवाद में बदलने से अवश्य रोका जा सकता है। यहाँ विवाद के बढ़ने से रोकने और समाधान की जिम्मेदारी चीन पर ज़्यादा है, क्योंकि महाशक्ति बनने की उसकी रणनीति की महत्वाकांक्षा भारत की तुलना में बहुत विस्तृत है। किन्हीं अर्थों में भारत महत्वाकांक्षी राष्ट्र नहीं और न उसे साम्राज्यवाद के प्रति कोई लगाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के दौरान उचित ही कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले साल फौज वापसी प्रक्रिया के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता है। बाकी दोनों देशों के बीच किसी तरह का सामरिक विवाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चीन ने कुछ देशों के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझाया है, ठीक वैसे ही भारत के साथ भी उसे करना चाहिए। वैसे चीन सीमा विवाद के महत्व को जानना है।
चीन सीमा विवाद के महत्व को जानता है, इसलिए वो दोनों देशों के संबंधों के इस विवाद तक समेट कर नहीं देखना चाहता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वर्ष में भारत चीन संबंधों में सुधार आया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हुई है, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। पिछले वर्ष 2024 में कजान में दोनों देश नेता मिले थे और उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में बहुत सुधार आया है। ऐसी मुलाकात फ़ायदेमंद होती है। अब दोनों देशों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि दोनों फायदे में रहें। बीजिंग में दोनों नेता मिलकर दुनिया को जो संदेश देना चाहते हैं उन्होंने ये दे दिया है कि अब आगे हकीकत में रिश्तों को मजबूत करने के लिए ठोस काम की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के इस चीन दौरे से उम्मीद रख सकते हैं कि बेशक 31 अगस्त को तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता की मुलाकात एक खुशनुमा वर्तमान है जहाँ हम नए भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। आज तीन ही एडिटोरियल थे कि हिंदुस्तान का है चीन में नई मिठास, और दो एडिटोरियल ये भारत और जापान के बीच 60 करोड़ यानी 10 अरब 1000 येन का जो समझौता हुआ उससे संबंधित है। और ये भी जो एडिटोरियल था जनसत्ता का, इसमें भी ये चीज़। थैंक यू, जय हिंद।